नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, कक्षा 10वीं राजनीति विज्ञान। हमने पिछले क्लासों में भूगोल कंप्लीट कर लिया है। अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान 10th क्लास की पॉलिटेक्निक साइंस, जिसमें सत्ता की साझेदारी इसमें चैप्टर रहेगा, संघवाद, जाति धर्म और लैंगिक मसले, राजनीतिक दल और लोकतंत्र के परिणाम। आज हम देखेंगे इकाई 1 का अध्याय 1, सत्ता की साझेदारी। इसका परिचय, इसमें शॉर्ट नोट्स की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो और अपना स्कोर इसमें इसे पढ़कर बढ़ा सकते हैं, जो कि जल्दी से इसको ख़त्म किया जा सकता है। आप इसे स्पीड में भी देख के जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे परिचय, सत्ता की साझेदारी का परिचय। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल, जो आपने 9th में पढ़ी होगी, ये उसके परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतंत्र व्यवस्था के सारे ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं, क्योंकि इसमें विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रीकरण देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका को कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियों सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह से निपटाती है। इन घटनाओं को यह समझने के लिए कुछ मदद मिलेगी आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की शुरुआत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अलग से 2 अध्याय में की गई है। इसका सारांश क्या रहेगा? सत्ता की साझेदारी एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धतियों जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया भागीदारी बनाई जाती है और वह प्रक्रिया सत्ता की साझेदारी कहलाती है। सत्ता का बंटवारा जरूरी है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। उन देशों की साझेदारी की व्यवस्था बढ़ती है जहां कोई सामाजिक विभाजन भी न हो। हर देश में विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिकाओं को मिलाकर चलना पड़ता है, नहीं तो संवैधानिक गतिरोध कभी भी पैदा हो सकता है। केवल यही नहीं, केंद्रीय प्रांतीय स्थानीय सरकारों को भी सत्ता की साझेदारी नियम पर चलना पड़ता है, अन्यथा लोकतंत्र सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है। जिन देशों में क्षेत्रीय भाषा और जाति आधार पर विभाजन हो, वहाँ पर सत्ता की सवारे का और भी महत्व बढ़ जाता है, अन्यथा इसमें कोई भी चिंगारी दावा नहीं के रूप में लेकर देश के सारे ताने बाने को जाकर रख सकती है। सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के रूप में लेते हैं। इसलिए सत्ता की
सत्ता में हिस्से के देने के रूप में राजनीतिक व्यवस्था के स्वाभाविक के लिए अच्छा है। आगे हम देखेंगे लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोग इस शासन और व्यवस्था के अंतर्गत इसके बीच सत्ता को बांटा जाए। इसलिए वेद सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारे राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाती है। शासन के विभिन्न अंग जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और सत्ता बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में भी होता है। बेल्जियम के समाज की जाति बनावट। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा से भी कम है, परंतु इसके समाज की जाति है बनावट बड़ी जटिल है। इसमें रहने वाले 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। बाकी 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ऐसे भाषाई विभिन्नताओं कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाता है, परंतु बेल्जियम के लोगों ने नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाई और सांस्कृतिक विविधताओं एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाली आपसी मतभेद को दूर कर दिया। उन्हें बार बार संविधान में संशोधन इस संसार से किया कि वह किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सके। सारे विश्व बेल्जियम की इस साझेदारी की दात देते हैं। यह बेल्जियम देश है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जर्मनी भाषा लगभग इतने क्षेत्रों में बोली जाती है और डच भाषा लगभग ये पीला दिख रहा है, इतने क्षेत्र में डच भाषा बोली जाती है। और ब्रेसलेस राजधानी का क्षेत्र ये है, यहाँ पर राजधानी है और बाकी जो हिस्सा बचे हुए उसमें वेलेन फ्रेंच भाषा बोली जाती है। आगे हम देखेंगे श्रीलंका। श्रीलंका के समाज की जाति बनावट। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी कई 2 करोड़ से लगभग है। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास है, अर्थात हरियाणा के बराबर। बेल्जियम की भांति यहाँ भी कई जाति समूह के लोग रहते हैं। देश की आबादी का कोई 74% भाग सिंहलियों का भाषा बोली जाती है, जबकि कोई 18% लोग तमिल बोलते हैं। बाकी भाग अन्य छोटे छोटे जाति समूह जैसे ईसाई, मुसलमानों का है। देश युद्ध पूर्व भागों में तमिल लोग अधिक है, जबकि देश के बाकी हिस्से में सिंहली लोग बहुसंख्य में है। यदि श्रीलंका में लोग चाहते तो बेल्जियम की भांति अपनी जाति मसले का कोई उचित हल निकाल सकते हैं, परंतु वहाँ के बहुसंख्य समुदाय अर्थात सिंहलियों ने अपने बहुसंख्यवाद को दूसरों पर थोपने का प्रयत्न किया, जिससे कि
ये वह गृह युद्ध शुरू हो गया और आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर मैंने श्रीलंका का मैप लगाया था, सॉरी गलती से यहाँ पर बेल्जियम का मैप लग गया। आगे हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि एक ऐसे कुशल राजनीतिक पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश के शासन प्रक्रिया में भागीदारी बनाया जाता है। ये इसका आंसर है। दूसरा, सरकार के अलग अलग अंग कौन से हैं? सरकार के अलग अलग अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। तीसरा वाला देखेंगे हम। देश में सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यकता है? देश में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता इसलिए है ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस न कर सके कि उसकी अवहेलना हो रही है। वास्तव में सत्ता की भागीदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। अब हम देखेंगे चौथा, महत्व बहुसंख्यवाद का क्या अर्थ है? बहुसंख्यवाद का क्या अर्थ है? बहुसंख्यवाद एक ऐसी मान्यता है जिसके अंतर्गत कोई समुदाय बहुसंख्य होने के नाते अपने मनचाहा ढंग से समाज के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। अब हम देखेंगे पांचवा, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है? इसमें प्रत्येक एक उदाहरण भी दे। अब उदाहरण भी देंगे हम। आगे हम देखेंगे तो सत्ता की साझेदारी और बंटवारे के विभिन्न तरीके। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी अलग अलग तरीके से निम्नलिखित है। अब अलग अलग तरीके से हम देखेंगे कि सत्ता के बंटवारे का पहला रूप हम सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता के बंटवारे में मिलती है। जैसे भारत के संविधान में शक्ति का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कर रखा है। शक्ति के ऐसे बंटवारे को क्षैतिज वितरण कहा जाता है। सत्ता के बंटवारे का दूसरा स्वरूप हमें सरकार के बीच विभिन्न स्तरों में सत्ता के बंटवारे में मिलता है। सारे देश के विभिन्न केंद्र सरकार होती है। सारे देश में केंद्र सरकार होती है। प्रांत और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें होती हैं। उच्चतर और निम्न स्तर की सरकारें के बीच सत्ता के इस बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। भारत के संविधान में केंद्रीय और राज्य सरकार की शक्तियाँ अलग अलग सूचियों में बांट दिया गया है। दूसरा हम देखेंगे सरकार का कई बंटवारा सामाजिक समूह जैसे कि भाषा समूह और धार्मिक समूह में भी कर दिया जाता है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इस अवस्था का एक उदाहरण है। आगे हम देखेंगे कि कई बार सत्ता बंटवारे राजनीतिक दलों पर और दबाव समूह में भी कर दिया जाता है। यदि अनेक पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करती है तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न पार्टियां में कर दिया जाता है। कई बार इन पार्टियों में किसी विशेष विभाग के लिए ही होड़ लगी रहती है। जैसा कि हमने आज से राजनीति विज्ञान स्टार्ट की है, आप ऐसे ही अपने स्कोर बढ़ाने के लिए इसे तेज़ी से पढ़ सकते हैं और बार बार रिवीजन करके आप अपना स्कोर भी बढ़ा सकते हैं। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यह जो दिया हुआ है जैसे कि टेलीग्राम, आप जाकर
टेलीग्राम पर यह PDF ले सकते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 10th क्लास की पॉलिटी, कक्षा 10वीं अध्याय 2 का चैप्टर संघवाद। यह टारगेट एजुकेशन सेंटर की तरफ से चलाए जा रहे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, बेस्ट तैयारी के लिए शॉर्ट नोट्स। आप जल्दी से जल्दी यह चैप्टर कंप्लीट कर सकेंगे इस नोट्स के द्वारा। अब हम देखेंगे कि अध्याय 2 संघवाद। संघवाद से अभिप्राय है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न अनुपांशिक साधित इकाइयों और राज्यों के बीच बटी होती है। संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, यह आप देख सकते हैं कि यह मैप है जो हमें अलग अलग संघीय व्यवस्था के बारे में बताता है, जैसे अर्जेंटीना, मेक्सिको। संघीय राजनीतिक व्यवस्था जैसे जर्मनी में है, इथोपिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, भारत और रूस, कनाडा, इन देशों में अलग अलग प्रकार की संघीय व्यवस्था पाई जाती है। संघवाद और संघीय शासन व व्यवस्था जिनमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न अनुपांशिक इकाइयों के बीच में बट जाती है। संघीय व्यवस्था संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है और संघीय व्यवस्था या संघवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। संघ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है और कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों के सरकार के अधिकार क्षेत्र में संविधान के स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार को अलग अलग किस्म का होता है। पहला तरीका है 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना। संघीय शासन व्यवस्था गठित दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन और फिर राष्ट्रीय स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत में संघीय व्यवस्था, भारतीय संविधान ने यहाँ की सरकार को एक संगठनात्मक रूप प्रदान किया। यह विकेंद्रीकरण के लिए अनेक कदम उठाए गए। संविधान ने मौलिक के रूप में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था प्रावधान किया है, संघ सरकार और राज्य सरकारें। केंद्र सरकार को दूसरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायत और नगरपालिका के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। भारतीय संविधान लिखित और कठोर है और राज्यों के मध्य शक्ति के विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।
भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका अथवा सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की गई ताकि केंद्र और राज्य अच्छा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच उठने वाले विवादों और आसानी से निपटा जा सके। भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संघ सूची, प्रतिरक्षा, विदेशी बैंकिंग और संचार, मुद्रा। राज्य सूची में क्या क्या है? राज्य सूची में पुलिस है, व्यापार है, कृषि और सिंचाई है। संवृत्ति सूची में विवाह है जो दोनों में आता है। संघ और राज्य संवृत्ति सूची दोनों में आता है। विवाह, गोद लेना, शिक्षा और वन। बाकी बचे कंप्यूटर सेक्टर। बाकी बचे सॉरी, यहाँ यह पॉइंट नहीं आएगा, कुछ मिस्टेक हुई है, आप इसे काट देना। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना एक संविधान था पहले, अब नहीं है। यह आप देख सकते हैं कि भारत में पहले अलग अलग प्रांतीय थे। हैदराबाद, मध्य प्रांत, मैसूर, मद्रास, गुजरात, राजपूताना, पंजाब, कश्मीर और अनेक। भारत में विकेंद्रीकरण जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाने वाली है तो ऐसे सत्ता को विकेंद्रीकरण कहते हैं। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदारी बनाने की संभव हो जाता है। स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है। इससे महिला और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ साथ हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को भी मजबूत किया गया है। अब हम देखेंगे एकात्मक स्वरूप। एकात्मक स्वरूप क्या है? राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। सरकार का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में ऐसे ही होता है। राष्ट्रपति के चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता। भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा सीधा नहीं चुना जाता, वरन उसे संसद और विधानमंडलों के सदस्य, यहाँ प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्य चुनते हैं। कार्यपालिका अथवा मंत्रिमंडल विधानमंडल अथवा संसद का ही एक भाग होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल सभी सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं और यह पदाति प्रचलित होते हैं। भारत में पद्धति प्रचलित होते हैं। प्रधानमंत्री संसद में बहुमत दल का नेता होता है। इसलिए कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच संतुलन बना रहता है। सेंसर का सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। जो आप देखते हैं मूवी वगैरह, वह सेंसरशिप के द्वारा होता है, जो सरकार के नियंत्रण में होता है। यदि प्रधानमंत्री संसद में बहुमत खो देता है तो त्यागपत्र देना पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री का अस्तित्व संसद में उसके बहुमत पर निर्भर करता है। अब हम देखेंगे संघनात्मक सरकार। राष्ट्रपति ही नाम मात्र का वही वास्तविक अध्यक्ष होता है। अध्यक्षात्मक सरकार प्रधानमंत्री नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार एक ही स्वरूप विद्यमान है और वह है राष्ट्रपति या संघ सरकार। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अगर प्रत्यक्ष रूप से होता है तो वह संघ सरकार या राष्ट्रपति
की सरकार बनती है। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, सीधे रूप से चुनाव होता है। कार्यपालिका विधानमंडलों का भाग नहीं होता, राष्ट्रपति और उसके सचिव विधानमंडल या कांग्रेस के सदस्य नहीं होते। संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसी ही पद्धति विद्यमान है। राष्ट्रपति और संसद के सदस्यों का चुनाव करने के लिए अलग अलग चुनाव होते हैं, अतः जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति भी उसी दल का हो और कांग्रेस में बहुमत प्राप्त हो। संसद का राष्ट्रपति पर कोई नियंत्रण नहीं होता। अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति को आसानी से नहीं हटाया जा सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति उसके 4 वर्षों की अवधि से पहले साधारणतः हटाया नहीं जा सकता। संघीय शासन प्रणाली के बीच सरकार की शक्तियों का विभाजन समस्त देशों की सरकार देश के बीच विभिन्न देशों की सरकारों के बीच विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में कानून तौर पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। देश की सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यह देश के अन्य अंगों की सरकारों किसी प्रकार के नियंत्रण के बीच अपने अधिकारों का उपयोग करती है एवं इन अंगों की सरकारें भी स्वयं अपने स्थान पर अपनी शक्तियाँ का उपयोग केंद्रीय सरकार के बीच नियंत्रण के बिना ही करती है। केंद्र और राज्य सरकार की विधायिका अपनी अपनी समितियाँ और शक्तियों का प्रयोग करती है। दोनों में कोई ऐसी किसी के अधीन नहीं होती, बल्कि एक दूसरे समन्वयक होता है। संघवाद और संघीय शासन व्यवस्था है जिसमें देश के सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? तो संघ सरकार 2 या 3 स्तरों वाली होती है। विभिन्न स्तरों की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, परंतु अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। संविधान से इन विभिन्न स्तरों की सरकार अधिकार क्षेत्र का विवरण दिया जाता है ताकि किसी आपसी संघर्ष की कोई संभावना ना रहे। आगे हम देखेंगे एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था क्या होती है, जो केंद्र और राज्य तथा विभिन्न राज्यों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्वोच्च न्यायालय। अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे, जैसे कि संघवाद का क्या अर्थ है? संघवाद का क्या अर्थ है? ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें देश के सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों और राज्य सरकारों के बीच बटी होती है, उसे संघवाद कहते हैं। दूसरा वाला अधिकार क्षेत्र का क्या अर्थ है? तो अधिकार क्षेत्र का अर्थ है कि किसी क्षेत्र पर हमारा कानून होना, जिसमें क्षेत्र भौगोलिक सीमा और या किसी एक विषय के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा, हमारे देश में कानून बनाने से संबंधित कितनी सूचियां हैं? हमारे देश कानून बनाने से संबंधित 3 सूचियां हैं। चौथा, विकेंद्रीकरण का अर्थ है। तो विकेंद्रीकरण का अर्थ है केंद्र की सत्ता शक्तियां लेकर निचली प्रशासन की इकाइयों को देना। 5वां देखेंगे, शासन के संघीय तथा एकात्मक स्वरूप में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसके उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए।
शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप निम्नलिखित रूप से अंतर है। यह आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसके जो बचे हुए आंसर है वह पीडीएफ में दे दिए जाएंगे। अगर आपको यह शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप इस चैनल के नीचे लिंक में जाकर टेलीग्राम सर्च करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसे ही वीडियो आने के लिए या ऐसी ही तैयारी को जारी रखने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करवा लें, ताकि इससे आने वाले कंटेंट और भी बेहतरीन तरीके से लाया जा सके। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 10वीं क्लास का पॉलिटी राजनीतिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर। हमने पिछले 2 दिनों में 2 चैप्टर पहला और दूसरा कंप्लीट कर लिया है। अब आप प्ले लिस्ट में जाकर वो दोनों चैप्टर को देख सकते हैं। आज हम तीसरा चैप्टर अध्याय 3 जाति धर्म और लैंगिक मामले को देखेंगे। यह शॉर्ट नोट्स है टारगेट एजुकेशन सेंटर की तरफ से। आप इससे शॉर्ट रिवीजन करके अपना स्कोर एग्ज़ाम में बढ़ा सकते हैं। आइए हम देखिए जाति धर्म और लैंगिक मामले। परिचय। लिंग किसे कहते हैं? श्रम और श्रम का लैंगिक विभाजन। काम का वह विभाजन जिसके अंदर घरों के अंदर का सारा काम घर की औरतें करती है। नारीवादी आंदोलन। जिन आंदोलन द्वारा नारी के जीवन में व्यक्तिगत और व्यवहारिक जीवन में बराबरी की मांग उठाई गई, उन आर्द्र लोगों की नारीवाद आंदोलन कहते हैं। समाज में महिलाओं की भूमिका क्या है? यह प्रचलित विश्वास है या चलन है कि औरतों का काम केवल बच्चों की देखभाल करना और घर की देखभाल करना है। दूसरी भूमिका है उनके कार्यों को ज़्यादातर मूल्यवान नहीं माना जाता। आबादी में औरतों का हिस्सा आता है, परंतु राजनीतिक जीवन और सामाजिक में उनकी भूमिका न के बराबर ही है। नारीवादी आंदोलन की आवश्यकता औरतों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, शिक्षा के लिए, मतदान और महिलाओं की राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इस आंदोलन में महिलाओं को राजनीतिक और वैधानिक दर्जा को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने की मांग की गई और मूलगामी बदलाव की मांग करने वाली महिलाएं आंदोलन ने औरतों को व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई गई इस आंदोलन के तहत। अब हम देखेंगे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका का परिदृश्य बदल रहा है। आज सार्वजनिक जीवन के परिदृश्य और औरतों की भूमिकाएं काफ़ी बदल गई है। वे एक वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक आदि के रूप में सार्वजनिक जीवन में भूमिका का निभाती है दिखाई देती है। दूसरा, राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में औरतों की भागीदारी फिनलैंड और स्वीडन, नॉर्वे जैसे देशों में अधिक है। महिलाओं के साथ भेदभाव और अत्याचार होता है। महिलाओं में साक्षरता दर 54%, जबकि पुरुषों में 76%। इसी प्रकार अब भी स्कूल के पास कराने वाले लड़कियों की एक संख्या की ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाई है, क्योंकि माँ बाप लड़कियों की जगह लड़कों की शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। पहुँचे पदों तक बहुत ही कम महिलाएं पहुँच पाई है। उच्च भुगतान अनुपात में औरतों की संख्या बहुत कम है। अभी महिलाएं संसदों
की लोकसभा में संख्या 100% तक नहीं पहुंच और प्रांतीय विधानसभा में उनकी संख्या 50% से भी कम है। महिलाओं को ज़्यादातर कम पैसे के लिए नहीं मिलते, पुरुषों की अपेक्षा उनको मजदूरी कम मिलती है। भले ही दोनों ने समान कार्य किया हो, लड़की का जन्म परिवार में एक बोझ माना जाता है, क्योंकि उसे जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवार के कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं लड़कियों से भेदभाव किया जाता है और यहाँ लड़कों को जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई काम सिखाया जाता है, वहीं लड़कियों को रसोई तक ही सीमित रखा जाता है। पितृ प्रधान समाज, हमारा समाज पुरुष प्रधान है। दिन प्रतिदिन महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, इसके बावजूद महिलाएं अभी पीछे हैं। इसलिए हमारे समाज के पितृ प्रधान समाज माना जाता है। निजी और सार्वजनिक विभाजन कैसे? श्रम के लैंगिक विभाजन और अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती है, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता। उन्हें दिन रात काम करके भी उनका श्रेय नहीं मिलता। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में, उनकी भूमिका नगण्य है। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलन में नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि जीवन के विभिन्न पहलू में, जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है, निम्नलिखित है। समाज में महिलाओं का निम्न स्थान। भारतीय समाज में महिलाओं को सदा पुरुषों के दिन ही रखा जाता है। उनसे कभी भी स्वतंत्र रूप से रहने के अवसर नहीं मिलते हैं। बालिकाओं के प्रति अपेक्षा आज भी महिलाओं की उनके प्रकार से अवहेलना की जाती है। लड़के के जन्म पर आज भी समाज बड़े खुश होते हैं और अन्य जश्न मनाते हैं, परंतु उनकी लड़की के जन्म पर परिवार में चुपचाप हो जाते हैं। दूसरी लड़की का जन्म परिवार का एक बोझ माना जाता है, क्योंकि उसे जन्म से लेकर मिलते हैं और परिवार के कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। तीसरे, शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़कियों के भेदभाव किया जाता है। चौथा, जबकि लड़कों का जीवन यापन के लिए कोई ना कोई काम सिखाया जाता है, लड़कियों को रसोई तक ही सीमित रखा जाता है। आगे हम देखेंगे कि साक्षात्कार दर के आधार पर ऊंची तनख्वाह वाले और उच्च पद पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या कम है। महिलाओं के घर के काम में मूल्यवान नहीं माना जाता। पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी, लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देना, महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा। हम देखेंगे अब सांप्रदायिकता क्या होती है। अपने धर्म को ऊंचा समझना और दूसरे धर्म को नीचा समझना, और अपने धर्म से प्यार करना और दूसरे धर्म से घृणा करना की प्रवृत्ति को सांप्रदायिकता कहते हैं। ऐसी भावना आपसे जंगलों का मुख्य कारण बन जाती है और इस प्रकार प्रजातंत्र के मार्ग पर एक बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती है। देश का बंटवारा इसी भावना का परिणाम था, जो 1946 में हुआ। पाकिस्तान का जन्म। इस बुराइयों को निम्नलिखित विधियों द्वारा दूर किया जा सकता है, जैसे कि शिक्षा द्वारा। शिक्षा के पाठ्यक्रम में सभी धर्मों की अच्छा है बताया जाए और विद्यार्थी को सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति आदर भाव सिखाया जाए। प्रचार द्वारा समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन जनता को धार्मिक सहिष्णुता की भावना की शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे हम देखेंगे धर्म और संप्रदाय और राजनीति। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। धार्मिक विभाजन को सांप्रदायिकवाद कहते हैं।
संप्रदायवाद के कारण देश में झगड़े होते हैं और शांति भंग हो जाती है। ऐसे वातावरण में लोकतंत्र पनप नहीं सकता। समुदायवाद के कारण देश के अंदर घृणा, मतभेद और उत्पन्न होते हैं और देश की एकता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जाता है। जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म श्रेष्ठ माने जाने लगता है और एक धर्म समूह अपनी मांग को दूसरे समूह के विपरीत में खड़ा करने लगता है, इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष पर करने लगता है तो वो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म और इस तरह जोड़ने ही सांप्रदायिक या संप्रदायवाद कहलाता है। लोकतंत्र की सफलता का आधार जनता में सहिष्णुता, साझेदारी, बंधुत्व, सभी के विचारों के प्रति सहिष्णुता, परंतु संप्रदायवाद के कारण इन सभी के मार्गों में बाधा उत्पन्न हो जाती है। आगे हम देखेंगे संप्रदाय के रूप। एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना, अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा, धर्म के पवित्र प्रतीकों और धर्म गुरुओं की भावना, अपीलों का प्रयोग, संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार करना। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है? भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता, किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार, संविधान में किसी भी तरह का जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया। जातिवाद, जाति प्रथा आज भी भारतीय समाज का अभिन्न अंग है। समय समय पर इसमें अनेक बदलाव आते हैं और अनेक सुधार को नहीं से सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। भारतीय संविधान ने किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव का निश्चित किया है और जाति व्यवस्था से पैदा होने वाली अनन्य को समाप्त करने का जोर दिया है। परंतु इतना सब कुछ होने पर भी समकालीन भारत की जाति प्रथा विधा नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू आज भी विद्यमान है। अभी भी अधिकतर लोग अपनी जाति या कबीले नहीं विवाह करते हैं। सदियों से जिन जातियों की पढ़ाई लिखाई के क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित था, वह आज भी और आधुनिक शिक्षा में उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी तक स्वाभाविक रूप से पिछड़े हुए हैं। जिन लोगों का आर्थिक क्षेत्र प्रभुत्व स्थापित था, वे आज भी थोड़े बहुत अंतर के बाद मजबूत है। जाति और आर्थिक हैसियत में काफी निकट का संबंध होता है। देश में संवैधानिक के बावजूद युवा छोटा प्रथा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। राजनीति में जाति, हम देखेंगे राजनीति में जाति, चुनाव के क्षेत्र में मतदाताओं के जाति का हिस्सा ध्यान में रखना और समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाना। देश के किसी भी एक संप्रदाय चुनाव क्षेत्र किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति संप्रदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। अब आप देख रहे हैं कि इसके थ्योरी कंप्लीट होने के बावजूद हम यहीं के यहाँ पर ही क्वेश्चन भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब और अपने रिश्तेदारों से भी आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं। आगे हम देखेंगे प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? लैंगिक विभाजन का अर्थ बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, नारीवाद का क्या अर्थ है? इसका आंसर है, नारीवाद का अर्थ पुरुष और महिलाओं का समान अधिकारों व
अवसरों के विश्वास करने वाले महिला या पुरुष, नारीवादी का अर्थ। तीसरा है सांप्रदायिक राजनीति का क्या अर्थ है। इसका आंसर है तीसरे का कि चुनावी राजनीति में कई राजनेता विभिन्न धार्मिक और समुदाय का सहारा लेते हैं। चुनाव जीतने के लिए इस सांप्रदायिक राजनीति कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे कि किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धार्मिक धर्म और निरपेक्ष बनाते हैं। इसका आंसर है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, और दूसरा है किसी धर्म संप्रदाय में सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार देता है। आगे हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन कि लैंगिक श्रम विभाजन का क्या अर्थ है। पांचवे का आंसर है कि काम के बंटवारे का ऐसा करेगा जिसमें घर के अंदर सारे कार्य परिवार की ओर से करती है या अपनी देखरेख में नौकरों या नौकरानियों से कराती है। इसी को श्रम का लैंगिक विभाजन कहा जाता है। आगे हम देखेंगे छठा क्वेश्चन, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दे और सबके साथ एक उदाहरण भी दे। अब उदाहरण भी हम देखें और ब्यौरा देंगे। विभिन्न तरह के सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा इस प्रकार है। ब्यौरा देखेंगे। सांप्रदायिकता के प्रति, पहला, व्यक्ति अपने धर्म को औरों के धर्म से श्रेष्ठ मानने लगता है। उनके धर्म गुरुओं को अपने धर्मों का गुणगान करने अवसर देने लगता है। वह धर्म के पक्ष में पुल बांध देता है। दूसरा है सांप्रदायिक विचारधारा सना इंस्प्रेट में रहती है। उनका धर्म, अपना धर्म किसी न किसी ढंग से अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले। जो लोग बहुसंख्यक होते हैं उनकी यह प्रयत्न रहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर बहुसंख्यक के बाद थोपे दे, जो सांप्रदायिक परंपराओं के सदा विरुद्ध होता है। ऐसे देश है श्रीलंका में ऐसा ही होता है। अब हम देखेंगे तीसरा, चुनावी राजनीति में कई राजनेता विभिन्न धार्मिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं से खेलते हुए उन्हें उल्लू बनाने का प्रयत्न करते हैं और सीधे सीधे लोग उनके बहकाव में आ जाते हैं। कई बार सांप्रदायिक राजनीति सबसे गंदा रूप ले लेती है, जो वे धर्म और संप्रदाय के आधार पर लोगों में आपसी ढंग तक करवा देता है, जिनमें हजारों निर्देश लोग मारे जाते हैं। और कुछ ऐसे ही 1947 में देश के विभाजन के समय हुआ, जब हमारा हजारों लोग घटिया सांप्रदायिक राजनीति की शिकार हो गए। जैसा कि हमने पिछले कई चैप्टरों के अनुसार यह चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप इस चैनल के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर टेलीग्राम पर यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करवा लें। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे तो हम इसका कंटेंट और बेहतर तरीके से दे सकते हैं, और आपकी आने वाली क्लासों और आप जिस क्लास में आगे जाएंगे उसकी भी तैयारी हम इसी यूट्यूब चैनल पर करवाएंगे। तो आप अपने दोस्तों से जो इस चैनल से जुड़े हैं उनको, और जो आपकी क्लास में है उनको भी आप यह चैनल से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि आपके और भी कंटेंट अच्छे से लाया जा सके। आपको सभी क्लासें इसी चैनल पे आने वाले समय में मिलेगी। अगली क्लास जैसे कि 10th क्लास की इकोनॉमी, आर्थिक विकास की समझ, यह आपको कल से एक और स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। हमने राजनीति व पॉलिटी
कि 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए। आज हम चौथा अध्याय चालू करेंगे जिसमें राजनीतिक दल। जैसे कि हम जानेंगे कि राजनीतिक दल का अर्थ राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार को राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। यह लोगों का ऐसा समूह होता है जो एक जैसे विचार रखते हो और जो देश के विभिन्न समस्याओं का एक मत होता है। जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है? राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को अधिक से अधिक जीतने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल अलग अलग नीति और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में बताते हैं। राजनीतिक दल सरकार के पक्ष विपक्ष में अपने विचार देते हैं। नए कानून को जो सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं उन्हें बारे में अपना राय देते हैं। और लोकतंत्र के प्रत्येक दल सरकार बनाने का प्रयत्न करते हैं। चुनाव जीतने और समूह दल बहुमत दल सरकार बनती है और अपनी नीतियों के अनुसार सरकार को चलाते हैं। दूसरे दल के विरोधी दल के रूप में भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते हैं। उससे लोगों के मन में सरकार के प्रति उसके पक्ष में और विपक्ष में विचार पैदा होती है और सही लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है। अब हम जानेंगे कि राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ क्या क्या होती हैं। आम जनता इस बात से नाराज रहती है कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करती। जनता हमेशा राजनीतिक दलों की आलोचना करती है। राजनीतिक दल अपना काम प्रभावी ढंग से चलाने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं। हम देखेंगे चुनौतियाँ। पहला, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। लोकतंत्र का अर्थ ही कोई भी फैसला देने से पहले कार्यकर्ताओं से परामर्श किए जाए, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। ऊपर के कुछ नेता ही सभी फैसले लेते हैं। इससे कार्यकर्ताओं ने नाराजगी बनी रहती है जो दोनों पार्टियों और जनता के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। दूसरा, पार्टी के बीच आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं। पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार पार्टी के नेता हाथों में होता है। इसके बाद वंशवाद की चुनौती। अधिकांश राजनीतिक दल पारदर्शी ढंग से अपना काम नहीं करते, इसलिए वे उनके नेता की बात अनुचित लाभ देते हैं और अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। और पैसों और अपराधी तत्वों से बढ़ती घुसपैठ राजनीतिक दलों को सामने आने वाली चुनौतियाँ और विशेषकर चुनाव के दिनों में पैसों और आपराधिक तत्वों के बढ़ती घुसपैठ की और चुनाव जीतने की होड़ में राजनीतिक दल पैसे का अनुचित प्रयोग करके अपने दल का बहुमत सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक दल उसी उम्मीदवार को टिकट देते हैं जिसके पास पैसा होता है, क्योंकि चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है। राजनीतिक दल यह नहीं देखता कि व्यक्ति आपराधिक है या नहीं। पार्टियों के बीच वैकल्पिकहीनता की स्थिति। आज के युग में भारत में ही नहीं परंतु विश्व भर में राजनीतिक दलों के पास विकल्प की कमी है। उसके पास नई नई चीज़ें पेश करने के लिए बहुत कुछ भी नहीं है। राजनीतिक दलों में सुधार लाने के लिए विभिन्न दलों की नीतियाँ कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर लाना ही समर्थक विकल्प है। आगे हम 2 समर्थ विकल्प देखेंगे, जैसे कि आजकल दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता है हमारे देश में। दूसरा, हमारा देश
में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आंतरिक मामलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां चलाते हैं उसके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। अच्छे नेता की कमी। आगे हम देखेंगे कि दलों को सुधारने के तरीके या उपाय क्या क्या है। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने में रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। उच्च न्यायालय ने पैसे और आपराधिक का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। अपनी संपत्ति और आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया। चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया और संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना अनिवार्य है। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया गया है। चुनाव का खर्च सरकार उठाए ताकि गरीब व्यक्ति भी चुनाव में लड़ सके। अब हम देखेंगे इस अध्याय के प्रश्न उत्तर। प्रश्न क्या क्या है, जैसे कि जनमत शब्द का अर्थ क्या है, जनमत निर्माण राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करो, शासकीय दल किसे कहते हैं, दल बदल किसे कहते हैं, शपथ पत्र कैसे करते हैं और राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। राजनीतिक दलों का कार्य सुचारू रूप से चलाने के सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया। किसी भी राजनीतिक दल के दो गुण बताइए। पहला है जनमत शब्द का क्या अर्थ है। तो पहले का आंसर है कि जनमत शब्द का अर्थ जनता का मत है। अब हम दूसरा देखेंगे कि जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करो। तो जनमत निर्माण में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे राजनीतिक दल व नीति कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं, उसका समर्थन हासिल करने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को अधिक से अधिक जिताने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि शासक दल किसे कहते हैं। शासक दल वह दल होता है या राजनीतिक पार्टी होती है जो चुनाव में जीतकर अपनी सरकार बना कर देश के ऊपर शासन करती है। हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या है कि दल बदल किसे कहते हैं। इसका आंसर है चौथे का कि दल बदल का अर्थ है कि एक प्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुना जाता है और एक पार्टी से पर वह चुनाव जीतने के बाद वह किसी दूसरी पार्टी से जुड़ जाता है सत्ता पाने के लालच में, यह दल बदल कहते हैं। पांचवा हम देखेंगे कि शपथ पत्र किसे कहते हैं। पांचवा है कि शपथ पत्र एक दस्तावेज होता है जो कि एक व्यक्ति को जो चुनाव लड़ना चाहता है वह चुनाव अधिकारियों को वह सभी चुनता है और लिखित रूप में देता है। व्यक्तिगत संपत्ति संबंधित तथा उसको वह अपने हस्ताक्षर के द्वारा स्थापित करता है। हम देखेंगे छठा क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। राजनीतिक दलों के सामने तो दल बदल का अर्थ है कि एक प्रतिनिधि जो कि जनता द्वारा चुना जाता है एक पार्टी से, पर वह चुनाव जीतने के बाद वह किसी भी दूसरी पार्टी से कौन सा क्वेश्चन था, छठा क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां। छठा आंसर देखेंगे हम कि राजनीतिक दलों के सामने अनेक चुनौतियां हैं जिसके कारण से बहुत से लोग अपना असंतोष व्यक्त करते हैं और राजनीतिक दल अपना काम सही तरीके से नहीं करते। इन दोषों के बारे में निम्नलिखित बातें को जानेंगे हम। पहला, पार्टियों के बीच आंतरिक लोकतंत्र का न होना। लोकतंत्र का अर्थ है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कार्यकर्ताओं का परामर्श किया जाए, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है।
ऊपर के कुछ नेता ही सही फैसला लेते हैं, इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी बनी रहती है और दोनों पार्टियों द्वारा जनता के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। दूसरा, वंशवाद की स्थापना। क्योंकि अधिकांश देश परामर्शदर्शी ढंग से अपना काम नहीं करते, इसलिए वे नेता धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों और परिवारजनों को ही आगे बढ़ा रहते हैं। फिर तीसरा है कि पैसा और अपराधी तत्वों का प्रभाव। राजनीतिक दलों के सामने आने वाली तीसरी चुनौती विशेषकर चुनाव के दिनों में पैसे और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ के कारण होता है। जीतने के होड़ में राजनीतिक पार्टियां पैसा का अनुचित प्रयोग करके अपनी पार्टियों का बहुमत स्थापित करने का प्रयत्न करती है। ऐसे में आपराधिक तत्वों का साथ में लेने में भी नहीं पिचकते, चाहते हैं कि ऐसे दिनों और लोगों का क्या भला हो सकता है। आगे हम देखेंगे कि ठीक है कि विकल्प की एक कमी आज के युग में भारत में ही नहीं वर्धन विशेष विश्व भर में राजनीतिक पार्टियों के पास ठीक विकल्प है, कमी है। उसके पास कोई नई चीज़ें पेश करने के लिए कुछ ही नहीं है। यदि ध्यान से देखें तो विभिन्न पार्टियों की नीति और प्रोग्राम एक से लगने लगते हैं। औरों को छोड़ भिन्न वर्ग के लिए काम करने वाली बहुजन समाज पार्टी भी उच्च वर्ग विशेषकर ब्राह्मणों को अपने साथ मिलाना और मुसलमानों को अपनी ओर खर्चीला शुरू कर दिया गया है। इस प्रकार उसको कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी नीतियाँ कोई भी विशेष अंतर नहीं रह गई। अब हम देखेंगे सातवां क्वेश्चन। छठा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सातवां क्वेश्चन देखेंगे कि राजनीतिक दलों का कार्य सुचारू रूप से चलाने के सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए हैं। सातवें का आंसर है कि राजनीतिक दलों का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के कई प्रयत्न किए गए, निम्नलिखित है। जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल नीति और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं, उनका समर्थन हासिल करने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को अपने से अधिक जनता का प्रयत्न करते हैं। शासक दल वह दल होता है, वह राजनीतिक पार्टी होती है जो चुनाव में जीतकर अपनी सरकार बनाकर देश के ऊपर शासन करती है। राजनीतिक दल का अर्थ है एक प्रतिनिधि जो कि जनता द्वारा चुना जाता है और एक पार्टी से वह चुनाव जीतने के बाद वह किसी दूसरी पार्टी से जुड़ जाता है सत्ता पाने की लालच में। और पांचवा है कि शपथ पत्र दस्तावेज होता है जो कि व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहता है और वह चुनाव अधिकारी को वह सभी सूचनाएं देता है। लिखित रूप में व्यक्तिगत और संपत्ति संबंधित तथा उनको वह अपने हस्ताक्षर के द्वारा सत्यापित करता है। छठा देखेंगे हम राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां। जैसा कि उनके कारण बहुत से लोग अपने असंतोष व्यक्त करते हैं और राजनीतिक दल अपना काम सही ढंग से नहीं करते। इन दोषों के बारे में निम्नलिखित बातों को जानें। पार्टियों के बीच आंतरिक लोकतंत्र न होना और लोकतंत्र का अर्थ कि कोई फैसला लेने से पहले कार्यकर्ताओं से परामर्श किया जाए, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर के कुछ नेता ये फैसला कर लेते, ये आपने आगे भी पढ़ा, और वो नाराज वगैरह हो जाते हैं। इसके बाद वंशवाद भी इसमें लिख सकते हैं और पैसा और आपराधिक भी लिख सकते हैं। राजनीतिक पार्टी पैसा का अनुचित प्रयोग ये भी लिख सकते हैं और यह भी आपने ऊपर देख लिया। अब हम देखेंगे कि आठवां और लास्ट क्वेश्चन क्या है।
8वां क्वेश्चन है, जैसे कि हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 8वां क्वेश्चन है कि किसी भी राजनीतिक दल 2 गुण बताइए। राजनीतिक दल के 2 गुण। 8वें का आंसर है कि राजनीतिक दलों पर पार है सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के कई प्रयत्न किए हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित है। अब आपको एक ये जो 8वां क्वेश्चन है, यह आप खुद ढूंढिए, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, वरना इसी चैनल पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जैसा कि इस सेशन में चल रहे सारे अध्याय कंप्लीट हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी की पूरी क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट है। लगभग 2.5 घंटे में पूरी की पूरी बुक शॉर्ट नोट्स के द्वारा माध्यम से यह आपकी पूरी क्लासें ख़त्म हो चुकी है। अब आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। हमने पिछले 4 चैप्टर पॉलिटी के कंप्लीट कर लिए। हम 5वां और अंतिम चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम को फिनिश करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने ज्योग्राफी और इकोनॉमी को कंप्लीट कर लिया। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इन दोनों को। और आज हम पॉलिटी का 5वां चैप्टर कंप्लीट करके पॉलिटी भी कंप्लीट कर लेंगे। आप टारगेट एजुकेशन सेंटर से जुड़कर अपने आने वाली क्लासों देख सकते हैं और अपने आने वाली एग्ज़ाम में स्कोर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। आज हम देखेंगे लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र शासन का सबसे बेहतर है क्योंकि, यह आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछ सकते हैं और यह शॉर्ट नोट्स आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र शासन सबसे बेहतर है क्योंकि लोकतंत्र नागरिकों में समानता के भाव को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है। लोकतंत्र टकरावों को टालने का तरीका प्रदान करता है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतंत्र ही बुनियादी संविधान होता है जिसमें सरकार के निर्माण और चुनाव की क्रिया का वर्णन होता है। लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकार की सुरक्षा गारंटी होती है। लोकतंत्र में सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या का समाधान किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि लोकतंत्र शासन उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन होता है। यह आपसे अलग अलग क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकते हैं और यह लॉन्ग आंसर के रूप में भी पूछ सकते हैं। उत्तरदायी सरकार के बारे में हम जानें। उत्तरदायी सरकार, यह लोकतंत्र ही है जो एक उत्तरदायी सरकार को संभव बनाती है और ऐसी सरकार फायदे और कानून को मानती है और लोगों के लिए जवाबदेह होती है क्योंकि यह लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई गई तथा लोगों के लिए लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों की प्रति उत्तरदायी है। अगर लोग उनके कामों से खुश नहीं है तो लोग अगले आम चुनाव में अपने नेता बदल सकते हैं और हर काम का उत्तर देना जनप्रतिनिधि के लिए जरूरी है। आगे हम देखेंगे जिम्मेदार सरकार क्या होती है। लोकतंत्र सरकार में लोगों को यह जानने का अधिकार है कि निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है क्योंकि वे निर्णय पूरे फायदे कानून के अनुसार लिए
गए हैं। ऐसे पारदर्शिता गैर लोकतंत्र देशों में देखने को नहीं मिलती है, जैसे कि अपने देश में देखने को मिलती है। आगे हम देखेंगे वैध सरकार। यह वैध शासन व्यवस्था यह सुस्त हो सकती है और कम कुशल हो सकती है। इसमें भ्रष्टाचार हो सकती है, लेकिन यह लोगों की ज़रूरतों को अनदेखा नहीं कर सकती। इस प्रकार पूरी दुनिया में लोकतंत्र सरकार के विचारों के प्रति जबरदस्त और समर्थन का भाव, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन कर सकते हैं। हमने 10th क्लास का 5वां चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। यह 5th का चैप्टर में IMP क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना पूरी तरह से है। हम अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को हम एक बार देख लेंगे, जैसे कि लोकतंत्र की परिभाषा दो, और बाकी की इसमें भी आपको मिल जाएंगे। लोकतंत्र किस प्रकार के सरकार के अन्य रूपों से बेहतर है? लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? लोकतंत्र व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। इस कथन की पुष्टि करो। अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि लोकतंत्र की परिभाषा दे। ये दो साधारण शब्दों में लोकतंत्र से बात कर रहे हैं जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन लोकतंत्र होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र किस प्रकार सरकार के अन्य रूपों से बेहतर है? तो लोकतंत्र सरकार के अन्य रूपों से बेहतर है क्योंकि पहला है कि लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश का शासन की बागडोर संभालते हैं और सारे प्रमुख फैसले भी स्वयं करते हैं। दूसरा है लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होते हैं और चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूद शासन को बदल सकते हैं। तीसरा है लोकतंत्र की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नियम के अनुसार समान रूप से वोट देने का अधिकार उपलब्ध होता है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेदार और वैध सरकार गठन करता है। हम तीसरा का आंसर देखेंगे कि लोकतंत्र लोगों के शासन का होता है और लोगों के द्वारा होता है और लोग भी भलाई के लिए काम करते हैं। इस कथन में लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता छिपी हुई है। यह लोकतंत्र ही है जो एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना को संभव बनाता है और ऐसी सरकार फायदे कानून को मानते हैं और लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। जिस दिन इसी सरकार का विधानमंडल में बहुमत समाप्त हो जाता है उसी दिन त्यागपत्र देना पड़ता है। यह है लोकतंत्र। लोकतंत्र ही है जिसमें सरकार जिम्मेदार से काम करती है और लोगों के हितों को ध्यान रखती है। लोकतंत्र ही है जो संभव बनाता है कि लोग सूचना और अधिकार के अंतर्गत सरकार और उनके कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। लोकतंत्र ही विरोध राजनीतिक दल स्वतंत्रता से सरकार की नीतियां और आलोचना करके उसे अधिक पारदर्शिता और जिम्मेदार बना सकते हैं। लोकतंत्र ही है जो वैधता संभव बनाती है और जब कोई सरकार अल्पमत हो जाती है तो एकदम उसे त्यागपत्र देना पड़ता है क्योंकि तब उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। अगली सरकार तभी अस्तित्व में आती है जब अगले चुनाव में अपना बहुमत प्राप्त कर लेती है। बिना लोगों का विश्वास प्राप्त किए कोई भी नई सरकार बन नहीं सकती। यही चुनाव प्रक्रिया सरकार की वैधता पर मोहर लगाती है और जो केवल लोकतंत्र में ही संभव है। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। इस कथन की पुष्टि करो।
चौथे का आंसर है कि लोकतंत्र देशों में सभी राजनीतिक दलों को चुनावों से पहले चुनाव के बाद स्वतंत्रता से कार्य करने की आज्ञा होती है। लोग शांति देशों में सरकार के विरुद्ध करना और किसी को भी डराया धमकाया नहीं जाता, न ही उन्हें जेल जाने का डरवा दिया जाता है। लोकतंत्र देश में कोई भी नागरिक किसी भी पद के लिए खड़ा हो सकता है, ऊंचे और ऊंचा पद पर प्राप्त कर सकता है। साधारण परिवार के लोग जैसे कि श्री लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए, जो साधारण परिवार से आते थे। आज हमने पॉलिटी का, राजनीति का सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतर और IMP नोट्स दिए जा सकें। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब आप भी करें और आप अपने दोस्तों से भी करवाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों।